हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ITG में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये AIAG VDA FMEA का वीडियो बनाई है। FMEA मींस फेलर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो हम आज बात करने वाले हैं कि FMEA क्या होता है, इसे क्यों करते हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये कितने तरह के होते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कि AIAG VDA FMEA और AIAG FMEA 4th एडिशन में क्या डिफरेंस है, क्या चेंज पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम AIAG FMEA से AIAG VDA FMEA में हम कैसे जाएं, मींस हमारी जो ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले फैकल्टी कंट्स देख लेते हैं जिस बेस पे हमने वीडियो बनाई है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी ये FMEA पे ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले FMEA के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले ट्रेनिंग डेस्क देख लेते हैं जिस बेस पे हमने आज की वीडियो बनाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर स्टडी मटेरियल ई बुक चाहिए तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इजीली इसको ले सकते हैं। इसमें कंप्लीटली FMEA के बारे में बताया हुआ है कि FMEA क्या होता है, इसको क्यों करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पज़ है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कितने तरह के FMEA होते हैं, फिर FMEA करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को FMEA से कैसे रिलेट करते हैं, इसमें क्या क्या चेंज पॉइंट्स हैं जो पिछले बार से इस बार में चेंजेस हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये स्टडी मटेरियल में डिफाइन किया हुआ है और डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसका फ्रेंड्स हमारे कुछ और ई बुक्स और स्टडी मटेरियल है FMEA के रिगार्डिंग, जैसे कि FMEA पार्ट 2। इसमें डिस्कस किया हुआ है कि 7 स्टेप एनालिसिस क्या होता है, उस 7 स्टेप एनालिसिस को FMEA फॉर्मेट को भरने में काम में कैसे लेते हैं, PFMEA फॉर्मेट को भरते कैसे हैं, SOD की न्यू रेटिंग टेबल क्या है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको हमारा PFMEA का फॉर्मेट चाहिए एक्सेल में, मीन्स AIAG VDA का जो PFMEA फॉर्मेट चाहिए एक्सेल में, तो उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डेवलपमेंट हिस्ट्री जान लेते हैं FMEA की कि ये डेवलपमेंट हुआ कैसे FMEA का। तो फ्रेंड सबसे पहले यूज किया था US मिलिट्री ने 1949 में, उसके बाद 1963 में नासा ने इसको यूज किया, फिर सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोर्ड ने इसको स्टार्ट किया यूज करना 1977 में, फिर इसके बाद 1993 में AIAG ने एक रेफरेंस मैनुअल दिया और उसके बाद कुछ नए एडिशंस आए, कुछ चेंजेस होकर एडिशन बनते रहे। लेकिन अब 2019 में जून मंथ के अंदर AIAG और AIAG है जो एक US का स्टैंडर्ड है, जो VDA है वो एक जर्मन स्टैंडर्ड है, दोनों ने मिलकर 2019 में एक FMEA का एक हैंडबुक रिलीज किया जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो AIAG है वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप और जो VDA है वो है वर्बंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि ये AIAG VDA का स्टैंडर्ड बनकर आया, तो लोगों के बीच में ये क्वेश्चन रह गया सबसे बड़ा कि क्या ये फर्स्ट एडिशन है या 5th एडिशन है। 5th एडिशन इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि AIAG ने ऑलरेडी 4 एडिशन के में FMEA को बनाया हुआ है। तो क्या AIAG ने दोबारा रिवाइज होकर 5th एडिशन जनरेट किया है या फिर फर्स्ट एडिशन बना है AIAG VDA के साथ मिलकर। तो फिर इस बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि जो AIAG VDA का जो FMEA स्टैंडर्ड है उसका जो एडिशन है वो फर्स्ट एडिशन है। मींस AIAG ने VDA से मिलने के बाद उसने सबसे पहला एडिशन इशू किया जिसे हम आज के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज जो AIAG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये जो बेस लिया है इसने AIAG 4th एडिशन FMEA जो हम पहले यूज कर रहे थे और VDA वॉल्यूम 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस FMEA जो यूज कर रहे थे जर्मन इंडस्ट्री में। तो इन दोनों को मिला के आज जो स्टैंडर्ड बना है वो है AIAG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन। ये रिलीज हुआ है जून मंथ में 2019 के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि FMEA के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, मींस क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो उन यूज करने से पहले हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हम आगे पढ़ते समय कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि फेलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो फेलर होता है वो होता है कि जो प्रोडक्ट और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा ना कर पाए या कोई भी चीज पूरा ना कर पाए, तो हम कहेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है या वो प्रोसेस है वो फेल हो गया।
इसके बाद हम बात करते हैं फेलर मोड। तो फिर जो फेलर मोड होता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी सिस्टम है या सब सिस्टम है वो फेल हो गया, लेकिन वो किस कारण फेल हुआ, किस तरह से फेल हुआ, अगर हम कहें जिस तरह से वो फेल हुआ उस तरह के फेल को या उस मैनर को या उस तरीके को या उस वे को हम फेलर मोड कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फेलर इफेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले बात की कि फेल हो गया कोई भी चीज, कोई सिस्टम फेल हो गया, कोई कंपोनेंट फेल हो गया, कोई सब सिस्टम फेल हो गया, कोई प्रोडक्ट फेल हो गया या प्रोसेस फेल हो गया, उन फेल होने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया, जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया, जो इफेक्ट निकल के आया, उसे हम फेलर इफेक्ट कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फेलर कोज के बारे में कि फेलर कोज क्या होता है। तो फ्रेंड जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिस कारण फेल होता है उसे हम फेलर कोज कहते हैं। मीन्स कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी सिस्टम हुआ या कोई भी सबसिस्टम हुआ, वो अगर फेल होता है तो जिस कारण वो फेल हुआ उसे हम फेलर कोज कहेंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी जो फेलर कोज है वो 6 तरीके से हो सकते हैं। मीन्स वो मैन के कारण हो सकता है, वो मशीन के कारण हो सकता है, वो मटेरियल के कारण हो सकता है, वो मेथड के कारण हो सकता है, वो मेजरमेंट के कारण हो सकता है या फिर कोई एनवायरमेंट के कारण हो सकता है। इन सब इश्यूज के कारण वो फेलर कोज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं सेवर्टी के बारे में कि सेवर्टी क्या होती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बात की फेलर इफेक्ट के बारे में, हमें लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी। तो फ्रेंड्स फेलर इफेक्ट होने के बाद उसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, उस लेवल ऑफ इंपैक्ट को जो फेलर इफेक्ट कारण पड़ा है उसे हम सेवर्टी कहेंगे। तो फ्रेंड इसको हम जनरली 1 से लेकर 10 रैंकिंग तक देते हैं, इसमें 0 रैंकिंग नहीं होती। तो 1 रैंकिंग कहेंगे मीन्स बहुत ही कम उसका इफेक्ट पड़ा है, अगर 10 रैंकिंग कहेंगे बहुत ज़्यादा सेवर्टी इफेक्ट पड़ा है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जो डिटेल में है हम आगे बात करेंगे, अभी हम बस इतना ही जानेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकरेंस के बारे में कि अकरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो अकरेंस होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ फेलर कोज। मीन्स फेलर कोज होने की प्रोबेबिलिटी है जिससे कि वो फेल हो सकता है। तो फिर इसकी जो रैंकिंग है वो भी 1 से लेकर 10 तक होती है। मीन्स फेलर कोज होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके पे डिपेंड करता है अकरेंस की रेटिंग, और ये जो रेटिंग होगी वो 1 से लेकर 10 तक होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिटेक्शन के बारे में कि डिटेक्शन क्या होता है। ये जो डिटेक्शन है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन ऑफ फेलर कोज या फेलर मोड। मीन्स वो प्रोबेबिलिटी जिस पे हम फेलर कोज या फेलर मोड होने के बाद उसको डिटेक्ट कर पाए उसको हम डिटेक्शन कहते हैं। इसकी जो रैंकिंग है वो भी 1 से लेकर 10 तक ही होती है, इसमें भी 0 नंबर नहीं होता। जो 1 है वो मीन्स इजीली डिटेक्शन हो जाएगा, जो 10 है मीन्स वो इम्पॉसिबल है या फिर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा या कम पॉसिबिलिटी है। तो इसके बारे में भी हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम ये जान लेते हैं कि डिटेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन है जो कि फेलर कोज फेलर मोड के बारे में बताती है और इसकी 1 से लेकर 10 रैंकिंग तक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल बारे में कि प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है वो कंट्रोल जो कि फेलर कोज को प्रिवेंट करने में काम में आता है। मींस अगर हम कोई कंट्रोल एस्टेब्लिश करें जिससे कि जो फेलर कोज है वो अगर ना हो या प्रिवेंट हो जाए कंप्लीटली, तो उसे हम प्रिवेंटिव कंट्रोल कहेंगे। अब बात करते हैं डिटेक्शन कंट्रोल। मींस वो कंट्रोल जो कि हम डिटेक्शन में यूज करते हैं जिसके कारण जो फेलर कोज या फेलर मोड हुआ है होने के बाद वो इजीली डिटेक्ट हो जाए, उसको हम डिटेक्शन कंट्रोल कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं एफएमए के डेफिनेशन के बारे में। मींस एफएमए होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो एफएमए है ये टीम ओरिएंटेड सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड है जो हम करते हैं जबकि हमें किसी भी पोटेंशियल टेक्निकल रिस्क ऑफ फेलर को जानना हो उस समय, या फिर किसी फेलर के कॉजिंग इफेक्ट को जानना हो उस समय, या फिर जो प्रिवेंटिव एक्शन और डिटेक्टिव एक्शन है किसी फेलर के लिए उसको डॉक्यूमेंट करना हो उस समय, या फिर हमें देखना हो कि कोई भी रिस्क है उसको और कम करना है या नहीं करना, उस समय हम एफएमए करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एफएमए की ब्रॉड मीनिंग में क्या पर्पज है करने का। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो एंड यूजर है और ओईएम है इनकी जो क्वालिटी की डिमांड्स है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है, इस कारण हमें एफएमए करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जिसका आपको पता है कि हर किसी को कम रेट में अच्छी चीज चाहिए होती है, तो इस कारण हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड कारण भी एफएमए करने की जरूरत पड़ती है। इसका फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपकी जो आजकल की जो गाड़ियां हैं जो नई जनरेशन में आ रही हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिविटी है वो भी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है।
अगर मैं बात करूं स्टीयरिंग सिस्टम में, तो सबसे पहले जो स्टीयरिंग है वो गोल हुआ करता था और बिल्कुल सिंपल हुआ करता था, लेकिन आजकल उस स्टीयरिंग का जो व्हील है उसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, या फिर मैं बात करूँ जो वाइपर सिस्टम हो गया, इस तरह से बहुत सारे सिस्टम उसके अंदर लगे होते हैं। इस तरह से कि जो व्हीकल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, इस कारण हमें एफएमई करने की जरूरत पड़ती है। या मैं बात करूँ जो सेफ्टी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी धीरे धीरे किसी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बहुत बढ़ती जा रही है, इस कारण हमें एफएमई करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं एफएमई के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि एफएमई के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फिर इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स अगर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में मैं बात करूं तो किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस के फंक्शन को जानने के लिए हम एफएमई करते हैं, या फिर हमें बात करूं कि प्रोडक्ट और प्रोसेस के रिगार्डिंग जो पोटेंशियल फेलियर मोड्स हैं उसको समझने के लिए हम एफएमई करते हैं, या मैं बात करूं कि जो रिस्क है उसको समझने के लिए उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जिससे कि वो जो रिस्क है वो कम हो जाए, या फिर किस रिस्क के ऊपर काम करना है इस चीज़ के लिए हम एफएमई करते हैं। या मैं बात करूं जो प्रिवेंटिव एक्शन और डिटेक्टिव एक्शन जो कंट्रोल्स हैं उसकी एडिक्वेसी को समझने के लिए या जानने के लिए हम एफएमई करते हैं। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें हैं जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं एफएमई की। अगर मैं बात करूं बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो फ्रेंड्स ये क्वालिटी को इंक्रीज करता है, अच्छी करता है, जो मैन्युफैक्चरेबिलिटी है या सर्विसेबिलिटी है या सेफ्टी ऑफ ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ाता है, इसलिए हम एफएमई करते हैं। इसके अलावा अगर हमें जो वारंटी है या गुडविल की जो कॉस्ट है उसको कम करनी है उसके लिए हम एफएमई करते हैं। या अगर मैं बात करूं कि सपोज कोई भी हमने एक्टिविटी की और वो एक्टिविटी करने के बाद दोबारा हमें चेंज करना पड़ा, तो उसमें जो टाइम लगता है, जो मनी की वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फर्स्ट टाइम राइट या मैं कहूँ कि चेंज को रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें एफएमई करने की इनिशियल स्टेज में जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एफएमई के रिगार्डिंग है और जिस चीज़ को ध्यान में रखते ही एफएमई करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एफएमई क्या लिमिटेशंस हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये क्वालिटेटिव मेथड है और क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं ये सिंगल पॉइंट एनालिसिस करता है, ये मल्टी पॉइंट फेलियर एनालिसिस नहीं करता। मल्टी पॉइंट फेलियर एनालिसिस मींस इंटरेक्शन में नहीं करता। जैसे कि अगर मैं बात करूं हम अगर किसी पर्टिकुलर फेलियर मोड के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एनालिसिस ओनली उस पर्टिकुलर फेलियर मोड के रिगार्डिंग होगी, लेकिन उस फेलियर मोड का जो इंटरेक्शन है या मैं बात करूं जो रिलेशन है वो अगर किसी दूसरे फेलियर मोड के रिगार्डिंग भी है या किसी और फेलियर मोड के साथ रिगार्डिंग इसका कोई इंटरेक्शन है या कोई रिलेशनशिप है तो वो यहाँ पे शो नहीं करता या यहाँ पे पता नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ओनली सिंगल पॉइंट एनालिसिस करता है, ये मल्टी पॉइंट एनालिसिस नहीं करता। इसका फ्रेंड्स जो नेक्स्ट बात करूं जो एफएमई का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो बंदा है जो काम करने वाला है या एफएमई बनाने वाला है उसकी नॉलेज कितनी है, मीन्स उसकी नॉलेज कम है या उसकी नॉलेज ज़्यादा है। इन दोनों की चीज़ पे ये डिपेंड करता है कि एफएमई बनने वाला कैसा है या उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है एफएमई की। तो फ्रेंड्स ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो एफएमई में हमें देखनी पड़ती है या आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफएमई के एप्लीकेशन के बारे में, मीन्स एफएमई हमें कब बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर जब हमें कोई भी नया डिजाइन या नई टेक्नोलॉजी या नई प्रोसेस बनाना हो उस समय हमें जब एफएमई करेंगे वो होगी एप्लीकेशन नंबर 1। मीन्स किसी भी अगर कोई भी नया टेक्नोलॉजी है या नया डिजाइन है उस समय एफएमई करना होगा, उसमें हमें जो फोकस करेंगे कंप्लीट डिजाइन और कंप्लीट टेक्नोलॉजी या कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट है जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी कि सपोज कोई पर्टिकुलर कोई भी डिजाइन या प्रोसेस है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं या कुछ मॉडिफाई करें उस समय हमें एफएमई करना पड़ता है या कर सकते हैं। तो इसमें जो चेंज होते समय जो रिलेटेड जो इंटरेक्शंस हैं उन चीज़ों को हम मेनली हम ध्यान देंगे, या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो कुछ चेंज होने वाली इन कुछ चीज़ों को हम ध्यान देंगे, तो ये सेकंड एप्लीकेशन में आ जाएगा। अगर थर्ड एप्लीकेशन में ये हो जाएगा कि जो सेम एग्जिस्टिंग मेथड है हम यूज़ तो उसको सेम करेंगे लेकिन वो किसी नए एनवायरनमेंट में करेंगे या नई लोकेशन पे करेंगे, तो फिर इसमें जो स्कोप है वो आएगा कि जो इम्पैक्ट होने वाला है नए एनवायरनमेंट या नई लोकेशन से या नए एप्लीकेशन से उस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें फोकस रखना है और हमें एफएमई में चेंज करने हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमें एफएमई करते हैं या अपडेट करते हैं, करना चाहिए हमें।
तो इसके बाद आगे फिर चलते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफएमईए के टाइप्स के बारे में कि एफएमईए कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स एक फर्स्ट होता है डिजाइन एफएमईए, मीन्स डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये जो है एक डिजाइन स्पेसिफिक है, मीन्स ये डिजाइन स्टेज के समय या डिजाइन डिपार्टमेंट या जो इंडस्ट्री है डिजाइन करती है उस समय इस डीएफएमईए को करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस एफएमईए, मीन्स प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये पर्टिकुलर एक प्रोसेस स्पेसिफिक है और ये प्रोसेस की मॉनिटरिंग करते समय, प्रोसेस को वैलिडेशन करते समय, प्रोसेस को बनाते समय इस प्रोसेस एफएमईए को करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफएमईए एमएसआर, मीन्स फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स ये जो एफएमईए एमएसआर है ये पहले नहीं था, अब नया ऐड हुआ है इस एआईजी वीडीए एफएमईए हैंडबुक के अंदर। तो फिर इसमें जो ये एफएमईए करते हैं वो स्पेशली मैकाट्रॉनिक्स या मैं बात करूं जैसे डायग्नोस्टिक या लॉजिकल या एक्चुएशन टाइप के जो मैकेनिज्म बनाने वाली इंडस्ट्री है वो इसको यूज करती है या उसको करना है। ये एक सप्लीमेंटल अप्रोच है डीएफएमईए की। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हैं जो एफएमईए एमएसआर के अंदर आती है और ये तीनों एफएमईए टाइप्स हैं एफएमईए के अंदर, मीन्स डिजाइन एफएमईए, प्रोसेस एफएमईए और एफएमईए एमएसआर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफएमईए के रिगार्डिंग क्या पोटेंशियल कंसीडरेशंस हैं जो हमें कंसीडर करनी है एफएमईए को बनाते समय। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आता है क्लियर, मीन्स जो एफएमईए है वो इमोशनल टर्म को इंक्लूड नहीं करना चाहिए एफएमईए के अंदर बनाते समय, मीन्स डेंजरस या इनटॉलरेबल या इररिस्पॉन्सिबल, मीन्स सामने वाले को उसमें समझ में नहीं आता एक्चुअल में क्या फेलियर मोड है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि एफएमईए करते समय जो हमारा फेलियर मोड है वो बिल्कुल भी ही क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें ट्रू, जो हमें कंसीडर करना है, मीन्स पोटेंशियल जो फेलियर मोड है या फेलियर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मीन्स जैसे कि ये स्मोक है या फायर है या ओडोर है, ये पोटेंशियल ये क्या बोलते हैं इफेक्ट है इनके। तो ये एक ट्रू में हमें डिफाइन करना है, हमें बिल्कुल इमोशनल टर्म या फिर इस तरह की टर्म बिल्कुल यूज नहीं करनी जो कि बिल्कुल समझ में ना आए, और जो बिल्कुल एक्चुअल में जो रीजन है जो हम कहें रूट कोज है उन चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रियलिस्टिक, मीन्स जो फेलियर मोड हम करते हैं एफएमईए हम करते हैं कि जो फेलियर कोज है वो रीजनेबल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि एक एक्सट्रीम इवेंट होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। इन चीज़ों को हम एफएमईए के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि जो फेलियर मोड है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट, मीन्स जो एफएमईए है वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा ना हो वो आधा हो, मीन्स उसमें आधी चीज़ें कवर हो और आधी चीज़ें कवर ना हो। उसके अंदर प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के पैरामीटर है उनको कवर करना चाहिए और उनके ऊपर एनालिसिस करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एफएमईए की एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है ये पहले एआईजी मैनुअल के अंदर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये एआईजी वीडीए की हैंडबुक है, इसके अंदर कंसीडर की गई है, एडिशनली रिक्वायरमेंट दी गई है एफएमईए के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे डिस्कस करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो फ्रेंड्स जो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है इस मैनुअल में कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी भी प्रोडक्ट फंक्शन को फेल होने में डायरेक्टली रिलेट करती है। किसी भी प्रोडक्ट के फंक्शन को फेल होने में मीन्स उसके फिट, फॉर्म, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो फेल होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली बिलोंग करती है या डायरेक्टली रिलेट करती है उस कैरेक्टरिस्टिक को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एफएमईए के मैनुअल है इसमें डिफाइन किया हुआ है कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स या कुछ एब्रिविएशंस हैं वो कंसीडर करना होगा या वो लेना होगा और वो डिफाइन करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एफएमईए और कंट्रोल प्लान में। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी। तो फ्रेंड्स ये कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग जो हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, प्रोसेस कंट्रोल दिए हैं, उन सब चीज़ों को रिगार्डिंग भी हमें मॉनिटरिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंटेड करना होगा उस कंट्रोल्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स ने हमें बात किया हुआ है कि जो डीएफएमईए है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को
डिफाइन करने के लिए, ये सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि जो डीएफएमई के अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ वही पीएफएमई के अंदर कंसीडर होगी। डिजाइन एफएमई के अंदर अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो तो होगी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड होगी जो कि रिलेट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गया या फिर प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ इस कैरेक्टरिस्टिक है तो वो सब चीज़ें पीएफएमई के अंदर कंसीडर हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात की हुई है इस मैनुअल के अंदर कि डीएफएमई के अंदर स्पेशली कोई कॉलम की जरूरत नहीं है जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लिए हो, जो कि पीएफएमई में तो जरूरत है इस पर कैरेक्टरिस्टिक कॉलम, लेकिन डीएफएमई में इसके रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक फिल्टर कोड है कॉलम जो इसमें एडिशनली ऐड कर सकते हैं, जो कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस कॉलम को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से एक्स्ट्रा कोई कॉलम डालने की जरूरत नहीं है डीएफएमई के अंदर। तो फ्रेंड्स ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग है एफएमई के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ कंपैरिजन है जो कि IATF 16949 और AIAG VDA FME के रिक्वायरमेंट को आपस में इंटर रिलेट करती है, मीन्स कुछ रिलेशनशिप दिखाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो सब चीजें ऑलरेडी IATF 16949 में ऑलरेडी रिक्वायर्ड की गई हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग 8.3.3.3 क्लोज है IATF 16949 के अंदर। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो और जो VDA FME हैंडबुक के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपस में डायरेक्टली रिलेट करती हैं, मीन्स कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है जो AIAG VDA में आई है। वो जो रिक्वायरमेंट है वो निकल कर आई है यहाँ पे जो IATF रिक्वायरमेंट थी वहाँ से। तो फ्रेंड्स ये आपस में रिलेट करता है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं AIAG VDA FMEA के ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी के बारे में। मीन्स जो FMEA आपके पहले AIAG 4th एडिशन पे बने हुए हैं उसको AIAG VDA 1st एडिशन में कैसे चेंज करें, उसके रिगार्डिंग जो ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करते समय आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही काम में आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि जो FMEA पहले के बने हुए हैं, मीन्स AIAG 4th एडिशन के बेस पे बने हुए हैं, उसको अभी बने रहने देना है, अभी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्लान करना है अभी सिर्फ कि पुराने FMEA से नए FMEA में कैसे जाया जाए। अब थर्ड जो चीज है वो ये है कि प्लानिंग करते समय हमें जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन बनाएंगे या जो डेट डिफाइन करेंगे या जो भी प्लान डिफाइन करेंगे वो हमें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते समय ध्यान रखनी है और उस समय प्लानिंग करनी है। मीन्स कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इसको ध्यान में रखना है और प्लानिंग करनी है। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई जो प्रोजेक्ट है जो अभी कंटिन्यूशन में था या प्रोडक्शन में था, उस प्रोजेक्ट को बनाते समय करते समय जो FME हम यूज करेंगे वो एज पर न्यू मेथड के बेस पे हम करेंगे। मीन्स जो पुराने हैं उनको भी रहने देना है और उनको प्लान करना है, लेकिन जो अभी कंटिन्यूशन में है उनको एज पर न्यू मेथड हमें FMEA बनाना होगा। अब नेक्स्ट है कि जो नए हैं, जो अब आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उनको भी नए जो ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी है, जो नए रिक्वायरमेंट है FMEA AIAG VDA मैनुअल की, उसको कंसीडर करते हुए FMEA बनाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे FMEA में जो हैंडबुक है इसके अंदर साफ साफ डिफाइन किया हुआ है कि जरूरी नहीं कि आप फॉर्मेट को पूरा चेंज करो। अगर आपका जो पुराना फॉर्मेट है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना है और उस चेंज करने से आपका जो एग्जिस्टिंग जो नई जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है वो नई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आपको पूरा फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं जो कि इस ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी के अंदर दिखाई हुई है, बताई हुई है। इसलिए फ्रेंड्स में ये भी बताया हुआ है कि अगर कोई भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उसे नई हैंडबुक के अकॉर्डिंग उसे FMEA नहीं चाहिए, नया प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, या नया जो भी FMEA बना रहे हो आप नए के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, उसे पुराने के अकॉर्डिंग चाहिए, तो फ्रेंड्स कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको कंसीडर करना है। उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पहले ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी बनानी है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ है जो कि इस
AIAG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन की हैंडबुक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं AIAG VDA FMEA की फर्स्ट एडिशन में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। मींस जो पहले AIAG फोर्थ एडिशन था उससे जो AIAG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन हो गया, ये चेंज क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स इसका जैसा आपको पता है कि जो AIAG की जो रिक्वायरमेंट है ये US बेस्ड कंपनियां यूज कर रही थी, फॉलो कर रही थी, और जो VDA की रिक्वायरमेंट्स हैं ये जर्मन बेस्ड कंपनियां फॉलो कर रही थी। तो लेकिन अगर कोई कंपनी है जो इन सप्लाई करती है मटेरियल इन दोनों कंपनियों को, उसको दो अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करना पड़ रहा था। तो उन दोनों स्टैंडर्ड को कॉमन करने के लिए ये जो AIAG और VDA है दोनों ने मिलकर AIAG VDA FMEA बनाया फर्स्ट एडिशन। मींस अब US बेस्ड कंपनी हो या जर्मन बेस्ड कंपनी हो, दोनों कंपनियां इस एडिशन को मानेगी। मींस वो अलग अलग स्टैंडर्ड उसके लिए अब जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये जो चेंज क्यों हुआ है, जो प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो रिस्क है उसको और इफेक्टिव तरह से दिखाने के लिए या अप्लाई करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए ये चेंज किया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो AIAG मैनुअल था और VDA FMEA मैनुअल था, अब दोनों मिल गए हैं और दोनों जॉइंट पब्लिश की है ये AIAG VDA FMEA हैंडबुक जो कि फर्स्ट एडिशन है। मीन्स दो मैनुअल को मिलके अब एक मैनुअल बन गया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चेंजेस की जरूरत थी जिसके कारण चेंज किए गए, वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं AIAG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो मेजर चेंजेस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है न्यू 7 स्टेप अप्रोच। मीन्स अब हमें FMEA करते समय 7 स्टेप अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। अब 7 स्टेप अप्रोच क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो सेवर्टी अकरेंस डिटेक्शन की जो टेबल है वो भी अब नई आ गई है। मीन्स जो पहले सेवर्टी अकरेंस डिटेक्शन की टेबल थी वो अब चेंज हो चुकी है और चेंज होने के बाद न्यू सेवर्टी अकरेंस डिटेक्शन टेबल आ गई है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे AIAG फोर्थ एडिशन में RPN की हम बात करते थे, लेकिन इस AIAG VDA FMEA के अंदर हम एक्शन प्रायोरिटी की बात करेंगे, AP की बात करेंगे। मीन्स जो RPN है वो रिप्लेस हो चुका है एक्शन प्रायोरिटी में। अब नेक्स्ट बात करें जो नो हाउ प्रोडक्शन है, डिजाइन FMEA और प्रोसेस FMEA है, इसके अंदर भी ये नया ऐड हुआ है। मीन्स AIAG फोर्थ एडिशन में ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन AIAG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन के अंदर नो हाउ प्रोडक्शन ऑफ डिजाइन FMEA और प्रोसेस FMEA ऐड हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बात करूं जो फाउंडेशन FMEA है उसकी भी बात इस AIAG VDA FMEA के अंदर की गई है। इसके अलावा फिर मैं बात करूं जो सप्लीमेंटल FMEA SR है, जो जिसके मैं आपको पहले बताया था, ये पहले AIAG फोर्थ एडिशन में नहीं था, लेकिन ये अभी ऐड हुआ है AIAG VDA फर्स्ट एडिशन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेजर चेंजेस हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेजर चेंजेस के बारे में जानते समय सबसे पहले हम 7 स्टेप अप्रोच के बारे में जानते हैं कि AIAG VDA FMEA के अंदर 7 स्टेप अप्रोच है क्या। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको FMEA करना होगा या जब आप FMEA करोगे एज पर जो न्यू एडिशन आए उसके बेस पे, तो आपको 7 स्टेप अप्रोच को फॉलो करना होगा FMEA करते समय। तो फ्रेंड्स ये 7 स्टेप अप्रोच क्या है, इसमें फर्स्ट है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकंड है स्ट्रक्चर एनालिसिस, थर्ड है फंक्शन एनालिसिस। इन तीनों चीजों को मिला के निकल के आता है सिस्टम एनालिसिस। अब नेक्स्ट बात करें जो फोर्थ स्टेप है वो है फेलियर एनालिसिस, फिफ्थ है रिस्क एनालिसिस और सिक्स्थ है ऑप्टिमाइजेशन। इन तीनों को जो निकल के आया है जो लास्ट हमने बताया वो है फेलियर एंड रिस्क एनालिसिस, और जो सेवंथ है वो है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स ये 7 स्टेप अप्रोच है जो कि हमें यूज करनी है FMEA के फॉर्मेट को बढ़ते समय। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको जैसा अभी बेसिक मैंने बताया है, ये आपको इसके बारे में इजीली समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आएगा कि FMEA जब फॉर्मेट को हम बनाएंगे भरेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक एक स्टेप को हम कैसे यूज करते हैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो मेजर चेंजेस हुआ है वो है कि सेवर्टी अकरेंस और डिटेक्शन की टेबल चेंजेस हो गई है। मीन्स पहले जो टेबल थी वो अब ऑब्सोलीट हो गई है, उसके जगह नई सेवर्टी अकरेंस डिटेक्शन की टेबल आ गई है। तो फ्रेंड्स हमें अब नई सेवर्टी अकरेंस और डिटेक्शन की टेबल को यूज करना है AIAG VDA FMEA करते समय।
तो फिर इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे हम पूरी टेबल दिखाएंगे आपको कि 1 से लेकर 10 तक सेवर टीम को हम कैसे नंबरिंग करना है, 1 से लेकर 10 तक अकरेंस में कैसे रेटिंग करनी है, 1 से लेकर 10 तक डिटेक्शन में कैसे रेटिंग करनी है, वो पूरी टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दिखाएंगे और आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो चेंज हुआ है मेजर वो हुआ है आरपीएन चेंज हो गया एक्शन प्रायोरिटी से। मीन्स आरपीएन को अब हम यूज नहीं करेंगे, उसके जगह टर्म यूज करेंगे एक्शन प्रायोरिटी मीन्स एपी। अब आरपीएन क्या था, पहले हम जब एफएमई करते थे तो उस समय हम सेवर्टी, अकरेंस और डिटेक्शन इन तीनों को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती थी उसे हम आरपीएन बोला करते थे, जिसे हम थ्रेशोल्ड आरपीएन भी कहते थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक लिमिटेशन थी, वो ये थी कि सपोज एक केस है जिसमें सेवर्टी 8 है, अकरेंस है वो 4 है और डिटेक्शन 2 है। लेकिन अगर दूसरा केस है जिसमें सेवर्टी 2 है, अकरेंस 4 है और डिटेक्शन 8 है, तो उस दोनों कंडीशन में जो आरपीएन की वैल्यू सेम आया करती थी। लेकिन अगर आप जैसे इसमें देखो, जो क्रिटिकलिटी है वो फर्स्ट केस है जहां पे सेवर्टी की रैंकिंग 8 दी हुई है। तो फ्रेंड्स इन दोनों केसों को यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे हम आरपीएन के बेस पे, इसलिए जो आरपीएन है वो चेंज हो चुका है एपी में। एपी मींस एक्शन प्रायोरिटी में, अब ये चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि जो एक्शन प्रायोरिटी है वो जब देखेंगे वो सेवर्टी को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे देगा, उसके बाद अकरेंस को प्रायोरिटी पे लेगा, फिर डिटेक्शन प्रायोरिटी पे लेगा। अब इसमें जब एक्शन प्रायोरिटी में हम जब रेटिंग करेंगे तो उसको 3 तरह से करेंगे, हाई, मीडियम और लो। वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हाई में क्या होगा, मीडियम में क्या होगा और लो में क्या होगा एक्शन प्रायोरिटी। तो फ्रेंड्स वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेजर चेंज के बारे में, जो है नो हाउ प्रोटेक्शन ऑफ डीएफएमईए एंड पीएफएमईए। ये फ्रेंड्स नया ऐड हुआ है एआईजी वीडियो एफएमईए फर्स्ट एडिशन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डिफाइन क्या हुआ है कि सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जो डीएफएमईए या पीएफएमईए में करनी है एक सप्लायर से कस्टमर के द्वारा, वो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के बेस पे ही होगी जो सप्लायर और कस्टमर के साथ हुआ है, और वो इस एफएमईए हैंडबुक की रिक्वायरमेंट के स्कोप से बाहर होगी। मींस ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि एफएमईए हैंडबुक में ये लिखा हुआ है कि आपको सब कुछ साफ साफ लिखना है, हमारी जो नो हाउ है वो भी इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखना है एफएमईए के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके जो कस्टमर है और आप जो सप्लायर हो, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड चीजें ही आपको शेयर करेंगे एफएमईए में, तो आपको उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है। इस एफएमईए की हैंडबुक्स के स्कोप से आप बाहर हो, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेजर चेंज के बारे में, जो है फाउंडेशन एंड फैमिली एफएमईए। तो फ्रेंड्स ये एआईजी वीडियो एफएमईए फर्स्ट एडिशन में स्पेशली डिस्कस किया हुआ है फाउंडेशन एफएमईए के बारे में। फ्रेंड्स फैमिली एफएमईए के बारे में शायद पहले डिस्कस किया हुआ है पिछले एआईजी फोर्थ एडिशन में, लेकिन फाउंडेशन एफएमईए के बारे में नया वर्ड ऐड हुआ है एआईजी वीडियो फर्स्ट एडिशन में। फ्रेंड्स यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि फाउंडेशन एफएमईए होता क्या है। ये बताया हुआ है कि जो फाउंडेशन एफएमईए है वो एक जेनरिक बेसलाइन टेम्पलेट कोर या मास्टर हम कह सकते हैं एफएमईए का। मींस एक ये सिंपल ये बेस एफएमईए कह सकते हैं। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो फाउंडेशन एफएमईए है उसके अंदर जो नॉलेज होगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डेवलपमेंट टाइम से पहले से वहां से उसको ले सकते हैं उस फाउंडेशन एफएमईए से किसी भी पार्ट का एफएमईए बनाने के लिए। मींस एक तरह से कोई भी नया एफएमईए बनाने के लिए एक तरह से जो बेस डॉक्यूमेंट वो हम फाउंडेशन एफएमईए को कह सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात क्या हुआ है कि जो फाउंडेशन एफएमईए है वो कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं हो सकती। मींस जो जनरलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट है, फंक्शन और मेजर है, इसमें अलाउड है। मींस आपको यहाँ पे इस बिल्कुल स्पेसिफिक बात करने की जरूरत नहीं है फाउंडेशन एफएमईए के अंदर। ये एक तरह से बेस्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें आप कॉमन चीजें बात कर सकते हो। हाँ, जब आप न्यू एफएमईए या कोई दूसरा किसी पार्ट का एफएमईए बनाओगे, जब वहां से इनपुट्स लोगे तो उसमें आप चेंज कर सकते हो या चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वहां चेंज करना पड़ेगा आपको, लेकिन फाउंडेशन एफएमईए के अंदर आप बेसिक्स या आप यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चेंजेस हैं जो एफएमईए एआईजी वीडियो फर्स्ट एडिशन के अंदर हुए हैं। इसके अलावा कुछ और चेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट जो चेंजेस है जो AIG VDA फर्स्ट एडिशन के अंदर हुआ है, ये लास्ट चेंजेस है, वो है सप्लीमेंटल FMEA MSR। MSR मीन्स मॉनिटरिंग सिस्टम रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स MSR जो FMEA है, ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया गया है इस AIG VDA FMEA के अंदर। मीन्स पहले ये AIG फोर्थ एडिशन के अंदर इस वर्ड को यूज नहीं किया गया था, ये नया ऐड हुआ है। फ्रेंड्स ये एक सप्लीमेंटल अप्रोच है DFME के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेनली जो मैकाट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम को पहले AIG फोर्थ एडिशन में कोई स्पेशली एड्रेस नहीं किया गया था। उसको एक कॉमन एक PFMEA DFMEA के बेस पे हम कर लेते थे, लेकिन इस मैकाट्रॉनिक सिस्टम के लिए स्पेशली एक नया इन्होंने FME MSR इंक्लूड किया है, कंसीडर किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो सेवर्टी टेबल है वो FME MSR के लिए कॉमन होगी जो DFME में है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो यूनिक फ्रीक्वेंसी है, मॉनिटरिंग है और एक्शन प्रायोरिटी टेबल है, वो भी इस FME MSR के अंदर है और वो अलग से दी गई है। मीन्स उनका DFME या फिर PFME से कोई लेना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चेंजेस हैं जो AIG VDA FMEA फर्स्ट एडिशन के अंदर हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है FMEA AIG VDA के ऊपर पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि 7 स्टेप एनालिसिस क्या होती है। इस 7 स्टेप एनालिसिस को हमें PFMEA फॉर्मेट को भरने के लिए कैसे काम में लेना है, कैसे यूज करना है PFMEA फॉर्मेट को भरने के लिए, PFMEA फॉर्मेट को कंप्लीटली भरना कैसे है, उन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फ्रेंड्स आशा करते हैं कि हमारे आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी इसके बारे में सीख सकें। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।